खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। निर्भया डॉक्यूमेंट्री को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि कसूरवार का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था। वहीं सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीबीसी चैनल के एक मुतनाज़ा इंटरव्यू के नश्र करने पर पाबंदी लगा दी है। सवाल यह है कि आखिर इतने हसास इश्यू पर सरकार ने बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाने की इजाजत क्यों दी? क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी या किसी को बलि का बकरा बनाकर मामले को शांत कर दिया जाएगा? इसके अलावा हम बात करेंगे सदर जमहूरिया के गैर मुल्की दौरे की। प्रणब मुखर्जी ने इसराइल के दौरे पर जाने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक मोदी हुकूमत ने सदर से इस साल 6 मुल्कों के दौरे के लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन सदर जमहूरिया ने अकेले इसराइल जाने से इनकार कर दिया। प्रणब मुखर्जी का कहना है कि अगर फिलिस्तीन का दौरा करने की तजवीज सामने आती है तो इस पर गौर किया जाएगा। क्या सदर जमहूरिया का यह कदम मोदी हुकूमत के लिए झटका माना जाए? क्या इससे मुल्क की खारजा पॉलिसी पर कोई असर पड़ेगा? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रहे होंगे। जब निर्भया मामले पर डॉक्यूमेंट्री पर गुफ्तगू कर रहे होंगे तो समाजी कारकुन और आम आदमी पार्टी की लीडर शबनम खान साहिबा से गुफ्तगू कर रहे होंगे और हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान पूनम झा भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे और भी चंद मेहमान हमारे साथ दरमियान में गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। निर्भया डॉक्यूमेंट्री को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई कई बार मुलतवी करनी पड़ी। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने यह मामला उठाया। हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि कसूरवार का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था। राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर पीजे कुरियन ने कहा कि वो खुद हैरान हैं कि जेल के अंदर इंटरव्यू कैसे लेने दिया गया। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि रिसर्च के नाम पर इजाजत ली गई थी, लेकिन शर्तों की अनदेखी की गई। हंगामे के बाद वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने निर्भया पर डॉक्यूमेंट्री के मामले पर पहले राज्यसभा में बयान दिया, फिर लोकसभा में पूरे मामले पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस डॉक्यूमेंट्री को लेकर केवल यह सदन ही नहीं बल्कि सारा देश इस समय सचमुच अपने को शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, उसके संबंध में इस सदन के भी सम्मानित सदस्यों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है और अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मैं यह सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस घटना के संबंध में ज्यों ही मुझे जानकारी मिली, इसी प्रकार की नाराजगी मेरे अंदर भी पैदा हुई थी और तुरंत संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन मिलाकर मैंने इस संबंध में जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने के पहले ही मैंने यह कह दिया, किसी भी सूरत में यह डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट नहीं की जानी चाहिए, चाहे वेब पोर्टल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इसके लिए पूरी तरह से प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए। कल ही अदालत के द्वारा इस संबंध में एक आदेश हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अब इसे कोई नहीं दिखाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गई हैं समाजी कारकुन और आम आदमी पार्टी लीडर शबनम खान साहिबा। शबनम खान साहिबा, क्या लगता है आपको, आप किस तौर पर देखते हैं, कहां चूक हुई है जो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने की इजाजत बीबीसी को दी गई? क्या जो बात सामने आ रही है कि बीबीसी ने मिसलीड किया और तब जाकर इंटरव्यू किया, इससे इत्तफाक करती हैं आप? शबनम खान साहिबा जी, उनसे जैसा ही राब्ता होता है उनसे हम बातचीत करेंगे। सैयद फैसल अली साहब, इस पूरे मामले को इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था कि एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू की इजाजत मांगेगी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये एक तरह से ट्रेजेडी है और कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि हम लोग इस तरह के वाकयात को लेकर कितने इनसेंसिटिव हैं। याद रखिए कि इसको सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है या दूसरा लीगल इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक ऐसा आदमी जो सजा याफ्ता है, जिसने हिंदुस्तान में इस सदी का सबसे बड़ा गुनाह किया हो, उसके साथ बाहर के लोगों को
मिलने दिया जाए, उसकी फिल्म बनने दी जाए, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने दिया जाए। ये वो सारी चीजें हैं जो इसका कहीं ना कहीं लीगल और सोशल रैमिफिकेशंस है, इफेक्ट है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन न जाने किन हालात में, शायद बीबीसी का नाम बहुत बड़ा है या बीबीसी ने मिसलीड किया, मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने भी ये इजाजत दी होगी और जिन लोगों के पास भी ये दरखास्त गई होगी इजाजत की, वो इस पूरी मैटर्स की गंभीरता को, इसकी जो संजीदगी है, इसकी जो सीरियसनेस है, उसको शायद नहीं समझ पाए। और ये एक बहुत टिपिकल माइंडसेट की तरफ भी अक्कासी करता है कि लोग इतना सब कुछ होने के बाद, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया, मैं सिर्फ हिंदुस्तान नहीं कर, पूरी दुनिया में ये जो रेप केस था ये एक चर्चा का मौजू बना हुआ था, उसके बावजूद उन साहब ने, उन बाबू ने, जिन्होंने भी ये इजाजत दी है, वो इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पाए। ये कहीं ना कहीं एक हमारी जो पैट्रियार्कल सोच है, एक हमारी जो इंसेंसिटिव नेचर है, और एक जो हमारा कानून को लेकर के एक बहुत ढीला ढाला नजरिया है, उसको, उसकी तरफ भी अक्कासी करता है। वक्त आ गया है कि ऐसे जो लोग गुनाहगार हैं, उनका न सिर्फ ये कि जाहिर सी बात, जब उनको आप जेल भेज देते हैं तो समाज से कट जाते हैं, उनको सोशल लाइफ में भी बाइकआउट कीजिए, ताकि दूसरे ऐसे लोगों का बाइकआउट। आपके पास आते हैं सैयद फैसल अली साहब। प्रबल प्रताप जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे, आम आदमी पार्टी के तर्जुमान। प्रबल प्रताप जी, ये पूरा कंट्रोवर्शियल मामला हो गया है निर्भया के जो मुलजमीन है, जो मुजरिम है, उनके इंटरव्यू का किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या वाकई जो सैयद फैसल अली साहब बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये इनसेंसिटिव मामला, लोग हैं जो इस तरह की इजाजत जिन्होंने दी, उन्हें सोशली बाइकआउट किया जाना चाहिए? जी देखिए, ये वैसे भी ये संवेदनशील मामला है और केंद्र सरकार को ऐसी इजाजत देने से पहले या पुलिस ऑफिशियल को ऐसी इजाजत से पहले काफी चीजों के बारे में सोचना विचार करना चाहिए। एक तरफ जब पूरा देश निर्भया के न्याय के लिए सड़क पर उतरा हुआ था और उसके मुजरिम को विदेशी पत्रकारों के सामने प्रस्तुत करके वो डॉक्यूमेंट्री बनवाकर क्या दिखाना चाहते थे देश। लेकिन सरकार अब कह रही प्रबल प्रताप जी कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाने की इजाजत रिसर्च के नाम पर इजाजत मांगी गई थी। जिसने भी जो भी इजाजत मांगी थी, इजाजत दी जिसने, उनको सोचना चाहिए कि ये कितना बड़ा इशू था, क्या रिसर्च, कितना बड़ा ये चीजें हुई हैं। महिलाओं के असम्मान, हेलो जी, महिलाओं के असम्मान करने वाले लोगों को आप क्या रिसर्च, उनके ऐसे लोगों को तो जस्टिस तुरंत, इनके खिलाफ जो है इनको फांसी की सजा तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसे लोग, तो क्या ऐसे लोगों को किसी को भी इंटरव्यू की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए, या जो बातें उन्होंने कही हैं, जिस पर भी कंट्रोवर्सी है, जो मुजरिमीन ने जो बातें कही हैं, उसको रोका जाना चाहिए? जो बातें जो उस व्यक्ति ने की हैं, जो बातें आई हैं निकल के कि लड़कियों को बाहर निकलेंगी रात को, इस तरह होगा, तो महिलाओं के, हमारे संविधान की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान की धाराएं हैं, जो हमारे संविधान हमारे महिलाओं को, हमारे पुरुष को आजादी देता, उस आजादी को कुठाराघात, ये किस तरह का चित्रण कर रहे हैं? जी ये प्रबल प्रताप जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कारकुन शबनम खान साहिबा बातचीत में शामिल हो गई हैं फोन लाइन के जरिए। शबनम खान साहिबा, ये जो पूरा मामला आप किस तौर पर देख रहे हैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर? क्या इंटरव्यू करना किसी मीडिया हाउस के जरिए ही गलत आपको लग रहा है, या इंटरव्यू के दौरान जो मुजरिमीन ने बातें कही है, जिस तरह की टिप्पणी की है, जिस तरह का नजरिया रखा है, उससे इत्तफाक नहीं करती? इंटरव्यू लेना कोई बुरी बात नहीं है, आपका अधिकार है, आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन आप किसका इंटरव्यू ले रहे हैं इस पर तो डिपेंड करता है कि आप एक रेप जिसने किया है, रेपिस्ट, उस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं और उसको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस चीज की रिसर्च कर रहे थे कि रेप किस तरह से किया जाए, किस तरह से महिलाओं का शोषण किया जाए? आप ये चीज दिखाने की कोशिश अगर करेंगे तो मैं इस इंटरव्यू को गलत मानती हूँ, और जिन्होंने लिया है उनको कानून के तहत बड़ी सजा होनी चाहिए। वरना इस तरीके की चीजें तो कोई भी व्यक्ति कहेगा मैं पत्रकार हूँ, मेरा राइट है, मैं किसी का भी इंटरव्यू ले सकता हूँ, लेकिन आपने उनको दिखाने की क्या कोशिश की? उससे उल जलूल जो भी वो बातें कर रहा है, वो जब समाज में जाएंगी तो जो रेपिस्ट है उनका हौसला बुलंद हो जाएगा। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? सरकार ने के लोगों ने, जो बाबुओं ने जो इजाजत दी, या बीबीसी चैनल को भी जिम्मेदार मानती हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं रिसर्च के नाम पर मिसलीड किया? नहीं, रिसर्च तो बहुत सारी चीजों पर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन क्या वो उसको सरेआम करते हैं? अगर बीबीसी ने इसको सरेआम करने की कोशिश की है तो बीबीसी भी उतनी गुनहगार है, प्लस जिसने उसका रिसर्च के नाम पर इंटरव्यू लिया वो भी उतने ही गुनहगार है। और जिन्होंने तिहाड़ जेल में आकर
इस तरीके के अपराधियों का आराम से इंटरव्यू लेने दिया, वो भी उसमें ही गुनहगार है। और जब तक हमारे देश में एक ये बड़ा मजाक है कि सजा किसी को नहीं दी जाएगी, हवा हर चीज का बनाया जाएगा, महिलाओं का शोषण ना हो इस पर बड़ी बड़ी चर्चा होगी, महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी, लेकिन सशक्त करने के लिए काम नहीं किया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। शबनम खान साहिबा स्टूडियो में मौजूद है। सैयद फैसल अली साहब, सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। शबनम खान साहिबा कर रहे हैं कि इंटरव्यू लेना, लेकिन रेपिस्ट का इंटरव्यू क्यों? आखिर किस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं आप इस तरह के मुजरिम का इंटरव्यू करके या रिसर्च करके उस पर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इंटरव्यू की जरूरत क्या थी। वो जिस तरह की, देखिए, उससे कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत इंटेलिजेंट बात की भी तवक्को नहीं थी कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, समाज में कोई परिवर्तन आ जाएगा, कोई तब्दीली, ऐसा कुछ नहीं था। उसने जिस तरह की बकवास की है कि 9 बजे रात में लड़कियां ना निकलें और उसको मैं नहीं मारता अगर वो खामोश रहती, जाहिर बात इस तरह की बातें होनी थी। और जो भी रिपोर्टर उसके पास इंटरव्यू करने गया था तो उसको भी मालूम था कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो उससे कोई इंटेलेक्चुअल चीज तो आप निकाल के लाने वाले थे नहीं। वो अपने ही दिफा में, अपने ही बचाव में कुछ ना कुछ कहने वाला जो उसने बकवास की है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट रिसर्च के नाम पे था। एक तो ये कि अब ये अगर ये बात मान ली जाए, मुझे ये लग रहा है कि जो रिसर्च की बात सामने निकल के आ रही है, रिसर्च के नाम पर उसको इजाजत दी गई थी, ये भी कोरी बकवास है। किस तरह की रिसर्च थी? अगर रिसर्च के नाम पर मांगा गया था तो इन लोगों को वो चिट्ठी या वो जो लेटर था बीबीसी की तरफ से उसको सामने क्यों नहीं करते? अब कहीं ना कहीं ढका छुपी का खेल चल रहा है, किसी तरह से इसको मामले को हशप किया जाए। भाई रिसर्च के नाम पर कहा गया था, उधर राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि हम इसको एयर नहीं होने देंगे, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं होने देंगे, किसी तरह मामले को दबाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसका माइंडसेट है, और दूसरा ये कि लोग इस तरह के मामले को लेकर अभी भी बहुत हसास नहीं है, बहुत सेंसिटिव नहीं है। सोचिए कि जिस वक्त वो उस आदमी को बोलते हुए उस डॉक्यूमेंट्री में निर्भया की मां ने सुना या उसके बाप ने सुना, क्या बीती होगी। सैकड़ों हजारों लड़कियां जो जिस तरह से पूरे दिल्ली में एहतजाज किया गया, सारा इसको कुछ रायगा चला गया कि आप उस आदमी को हीरो बना रहे हैं। आज फिर से इसको लोग भूल गए थे, जिसकी करतूतों को लोग भूल गए थे, उसको फिर से आपने उजागर कर दिया और वो अब फिर से एक चर्चा का विषय बन गया है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द बीबीसी है, एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल है जिन्होंने ये परमिशन दिया है। और ये पूरे तौर पे समाज में जिस तरह के वैल्यूज हैं उसका ह्रास है, उसकी गिरती हुई जो हालत है उसकी तरफ भी अक्कासी करता है। जी, शबनम खान साहिबा, क्या लगता है आपको, कैसे इसका इजाला किया जाए, यानी अब क्या रेमेडी है इसकी? देखिए, हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य है खालिद भाई कि सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, उसके बाद कभी कोई नेता उठकर कुछ बयानबाजी कर देता है और कोई नेता उठकर कुछ बयानबाजी। अभी मैंने अपने पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बातें सुनी थी। एक कहते हैं मेरे होम मिनिस्टर अच्छे क्योंकि वो कार्रवाई कर देंगे, एक कहते हैं मेरे होम मिनिस्टर अच्छे क्योंकि उन्होंने उसको परमिशन नहीं दी थी। परमिशन दी नहीं, आपने कार्रवाई कर ली, लेकिन ये सब हुआ कैसे थे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नेताओं को जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे देश के राजनेता नहीं सजग होंगे महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, तो फिर इस तरीके की चीजें यहाँ पर हम देखते रहेंगे। आज दामिनी में ऐसी हजारों लड़कियों का दिल दुखाया गया और फिर वो जख्म कुरेदे गए जिन्हें भरने का काम नहीं करते। मीडिया ने बड़े रूप में उसमें उभर कर मदद करने की कोशिश की, जख्मों को भरा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें महिलाओं के जख्मों को बढ़ाने का काम करती है। कोई भी जख्मों को भरने का काम के लिए आगे हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। और मैं खासकर हमारी सरकार की बात करूंगी जो अभी हमारी सत्ता में सरकार है, मोदी जी को मैं कहना चाहूंगी कि लाल किले की प्राचीर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि महिला सुरक्षा की बात करिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। आपके नेता भी उस चीज को यानी सेंसिटिव बनाने की जरूरत है समाज को भी, तमाम लोगों को, समाज के तमाम लोगों को। आप फोन लाइन पर बनी रही। उधर हम आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीबीसी चैनल के उस मुतनादा इंटरव्यू के नश्र करने पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से इस इंटरव्यू पर रोक लगाने की अपील की थी। निर्भया गैंग रेप मर्डर के कसूरवार मुकेश का तिहाड़ जेल में बीबीसी ने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में मुकेश ने कई मुतनाज़ बातें कही हैं। आपको बता दें कि 8 मार्च को यौम ख़वातीन के मौके पर बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री को नश्र करने वाली थी। प्रबल प्रताप जी, आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि क्या बीबीसी, क्या हिंदुस्तान में जो कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, हिंदुस्तान में इसकी नश्र पर पाबंदी लग सकती है? क्या बीबीसी पर इसके लिए मान जाएगा कि वो यहां के फैसले को वो मान ले और पूरी दुनिया में अपने नशरियात को रोक दे? देखिए, इसके लिए भारत की सरकार को बात करनी चाहिए, बीबीसी से भी बात करें जी, और बाकी
अगर सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी माताओं और बहनों की इज्जत का सवाल है, सम्मान का सवाल है। और इस तरह से, जिस तरह से अभी बहन कह भी रही थी, जिस तरीके से आज नेता भाषण देते हैं, कई लोगों ने इस तरह के भी बयान दिए हैं कि लड़के गलतियां कर जाते हैं, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो इसका चित्रण कैसा होगा? जो ये देखेगा, जो रेपिस्ट की भाषाओं को सुनेगा या देखेगा, ऐसा है कि यहाँ पे कर देंगे, सोशल मीडिया पे हो जाए पब्लिक, कहीं भी पब्लिश हो सकता है। इसलिए बीबीसी से बात करनी होगी, इसको क्रश कर दिया जाए, इसको खत्म कराया जाए। और इस चित्रण के बाद कैसा माहौल बनेगा देश में? जी, यानी आप हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह से किसी भी चैनल या सोशल मीडिया पर यह डॉक्यूमेंट्री किसी भी तौर पर नहीं आनी चाहिए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बीबीसी से बात करे कि वो किसी भी तौर पर इस डॉक्यूमेंट्री को लीक न होने दें, ताकि सोशल मीडिया में भी ये किसी तौर पर न आ सके। वक्त की तंगी, हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाए। शबनम खान साहिबा और प्रबल प्रताप जी दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में हालात हाजरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सईद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि प्रणब मुखर्जी यानी सदर जमहूरिया ने मोदी हुकूमत को एक बड़ा झटका दिया है। मोदी हुकूमत की जानिब से सदर जमहूरिया को इस साल 6 ममालिक के दौरे का प्रपोजल भेजा गया था, जिसमें इसराइल भी शामिल था, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर इसराइल का दौरा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक फिलिस्तीन जाने का प्रपोजल नहीं होता है साथ में, वो इसराइल का दौरा नहीं करेंगे। इसे किस तरह देखा जाए? क्या जिस तरह की मौजूदा हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, उसको एक बड़ा झटका? इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू में हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। खुशियाँ होंगी अब दुगनी, सपने होंगे अब दुगने। किसान विकास पत्र एक बार फिर से अब ढेर सारी नई सुविधाओं के साथ। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र। बीड़ी सिगरेट का धुआं तंबाकू नोशी न करने वालों के लिए भी मुज़िर है। जब इस्तेमाल शुदा धुआं गैर तंबाकू नोश के गले में दाखिल होता है तो ये सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, चंद मिनटों में ये धुआं खून को गाढ़ा करके खून की शरियानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इनमें चर्बी जमा हो जाने से दिल में खून का बहाव कम हो जाता है, जो दिल के दौरे का सबब बन सकता है। पैसिव स्मोकिंग मोहलिक है, इसकी मुखालफत करें। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और इस सेगमेंट में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब। आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सदर जमहूरिया ने मोदी हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। प्रणब मुखर्जी ने इसराइल के दौरे पर जाने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक मोदी हुकूमत ने सदर से इस साल 6 मुल्कों के दौरे के लिए प्रपोजल भेजा था। इनमें स्वीडन, बेलारूस, इसराइल और नाइजीरिया समेत 3 अफ्रीकी मुल्कों का दौरा शामिल था, लेकिन सदर जमहूरिया ने अकेले इसराइल जाने से इनकार कर दिया। प्रणब मुखर्जी का कहना है कि अगर फिलिस्तीन का दौरा करने की तजवीज सामने आती है तो इस पर गौर किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस हुकूमत के फिलिस्तीन से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी साबिक फिलिस्तीनी सदर यासिर अरफात को अपना भाई मानती थी। प्रणब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं। उसी का असर है कि प्रणब मुखर्जी ने अकेले इसराइल के दौरे पर जाने से इनकार कर दिया है। सदर जमहूरिया के इस कदम को खारजा पॉलिसी में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जेडीयू सदर शरद यादव ने सदर जमहूरिया के इस कदम का इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि फिलिस्तीन के मामले पर मोदी हुकूमत का रवैया मुल्क की रवायत के खिलाफ है। सर, राष्ट्रपति जी की जो विदेश यात्रा थी, उन्होंने इजराइल भर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा विजिट नहीं, वो ठीक किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। यानी आजादी के समय से जो पैलेस्टाइन लोग हैं उनके हक में हम लोग खड़े रहे। ये सरकार जो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ी है, और राष्ट्रपति जी ने मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ठीक फैसला किया कि मैं जाऊंगा तो दोनों जगह जाऊंगा। इतना ही कर सकते थे। तो
राष्ट्रपति जी ने जो कदम उठाया वो पुराने आदमी हैं, आजादी की लड़ाई को भी जानते हैं, इसलिए उन्हें मालूम है कि देश के इतिहास में आजादी के समय से महात्मा जी से लेकर सबने पैलेस्टाइन के दुख और तकलीफ के साथ खड़ा होने का काम किया है। हमारे साथ दोनों मेहमान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद फैसल अली साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं, डॉक्टर रशीद खान साहब। सैयद फैसल अली साहब, प्रणब मुखर्जी का बहुत बोल्ड कदम है ये, इसे आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं पूरे तौर पे जो शरद यादव ने बात की उसकी तायद करता हूं। ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के करीब थे यासिर अराफात या फिलिस्तीन, ये बिल्कुल गलत कहना है। ये बात बिल्कुल इस तरह की कि हिंदुस्तान और फिलिस्तीन करीब रहा है, लीडरान अलग हो सकते हैं जैसे अभी हो रहे हैं। और हिंदुस्तान रिवायती तौर पर जो शरद यादव ने बहुत साफ बात कही कि 1948 से लेकर के फिलिस्तीनियों की जो मामला रहा है उसमें हमेशा उनके साथ खड़े रहे, और इसी वजह से यासिर अराफात को इंदिरा गांधी अपना भाई मानती थी। वो उनका यासिर अराफात से रिश्ता एक अलग बात है, लेकिन असल बात यह है कि फिलिस्तीन के कॉज के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए, फिलिस्तीन की लड़ाई के लिए हिंदुस्तान, चाहे इंदिरा गांधी का हिंदुस्तान रहा हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान रहा हो, चाहे राजीव गांधी का हिंदुस्तान रहा हो, या उसके बाद के लीडरान का हिंदुस्तान रहा हो, हमेशा हम लोगों की सॉलिडेरिटी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ ही रही है। इधर गुज़िश्ता कुछ सालों से ये देखा जा रहा है, हालांकि इसकी शुरुआत कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही हो चुकी थी, लेकिन इधर कुछ ज्यादा उसके ऊपर यह है कि कहीं ना कहीं इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए जाएं, स्ट्रेटेजिक अलाइज को बनाया जाए, डिफेंस अलाइज को बनाया जाए, उससे चीजें की जाए, उससे बिजनेस किया जाए, ये सारी चीजें इधर रिसेंट फिनोमेना है। तो ये, लेकिन जैसा कि शरद जी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी पुराने आदमी, उन्होंने पूरा संघर्ष देखा है, पूरी लड़ाई देखी है, पूरा जद्दोजहद देखा है, और उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने मना कर दिया। इससे ज्यादा वो कर भी नहीं सकते थे, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी या तीसरी बार मोदी सरकार को अस्नब किया है बहुत क्लियरली। एक बार इससे पहले भी उन्होंने किया था जब वो रिलीजियस फ्रीडम की बात आई थी। तो ये उनका एक स्टैंड है, एक मजबूत प्रेसिडेंट का स्टैंड है। हालांकि जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है इंडिया में प्रेसिडेंट, लेकिन वो मना कर सकते थे, उन्होंने मना किया। अब जो सरकार है उसको जवाब देने में बड़ी दुश्वारी होगी। जी, डॉक्टर रशीद खान साहब, आप किस तौर पर देखते हैं, वाकई सरकार के लिए दुश्वारी होगी क्या? फॉरेन पॉलिसी जो मौजूदा हुकूमत की है उसमें सदर जमहूरिया का ये जो बोल्ड कदम है वो किस तरह से रुकावट पैदा करेगा, किस तरह की तब्दीली का इशारा देता है सदर जमहूरिया का यह कदम? देखिए, सदर जमहूरिया का जो यह कदम है, ये मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सियासी तारीख में बहुत ही एक अहम कदम है, और मैं समझता हूं कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट का काम किया है। इसलिए कि अभी जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है हिंदुस्तान की, खास करके 1991 के बाद और खास करके 2000 जब से ये संघ परिवार की हुकूमत आई है, और जिस तरह से उसमें तब्दीली की जा रही है, खास करके यूनाइटेड नेशन में जो अब हमारा जो रिवायती जो स्टैंड रहा, खास करके पैलेस्टीनियन इशू पे, आप जानते हैं कि 200 से ज्यादा रिजोल्यूशन पास हुए हैं यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन के तहत, और हिंदुस्तान ने बराबर इसका साथ दिया। और जितने भी नॉन लाइन मूवमेंट हुए, समिट हुए, करीब 16-17 समिट हुई है, और इसमें टोटल अगर आप देखें, पूरी तरह से एनालाइज करें, तो मिसेस इंदिरा गांधी और आपके नेहरू, इन तमाम लोगों ने जो है मुसलसल पैलेस्टाइन पे एक वही अप्रोच लिया जो यूनाइटेड नेशन का अप्रोच है। तो मैं ये समझता हूं कि प्रणब मुखर्जी साहब के, आप जानते हैं कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि ये हेड ऑफ द फेडरेशन है। मतलब कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में जो फेडरल हेड होता है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, तो ये बहुत ही कदम है। मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान, क्या प्रणब मुखर्जी का ये कदम मोदी हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है उसमें किसी तब्दीली के लिए दबाव डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। देखिए, इसलिए कि जो आप देखें कि जो सदर जमहूरिया है, इनका जो इलेक्शन है, इनके इलेक्शन कौन करते हैं? इनके इलेक्शन जो है वो आपके जितने इलेक्टेड एमपीज हैं वो करते हैं, जितने आपके स्टेट के असेंबलीज हैं वो करते हैं, तो प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। तो जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है पूरे हिंदुस्तान के, ये दूसरी बात है कि यहाँ के रीति रिवाज ने या बहुत सारी चीजों ने प्रेसिडेंट को कमजोर कर दिया, लेकिन जो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ के हैं वो काफी रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रणब मुखर्जी साहब ने जो कदम उठाया है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का ही सर ऊंचा नहीं हुआ, पूरे एशिया और अफ्रीका का सर ऊंचा हुआ है। इसलिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मुल्क देखा जाता है, मतलब ज्योग्राफिया के हिसाब से नहीं, बल्कि सियासी एतबार से बहुत बड़ा मुल्क देखा जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि जो क्राइसिस चल रही थी हमारे यहाँ, क्राइसिस ये थी कि भाई हमारा रुझान काफी बढ़ रहा था इजराइल की तरफ, हर चीज में हम इजराइल मतलब को ज्यादा तरजीह दे रहे थे, जो कि बिल्कुल
इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए कि आप जी यानी आलमी सतह पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप फोन लाइन पर बने रहे सैयद फैसल अली साहब, आलमी सतह पर वाकई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जो प्रणब मुखर्जी ने जो इक़दाम किया? खालिद देखिए, जाहिर सी बात है मुल्क का रुतबा और प्रणब मुखर्जी का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इससे इसराइल और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने में कोई दुश्वारी आएगी। इसलिए ये याद रखिए कि जितने भी पैक्ट्स होते हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, वो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टरियल लेवल पे होते हैं, उसके लिए प्रेसिडेंट के कंसर्न कोई जरूरी नहीं है, तो वो नहीं होगा। और जितने डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह के इंटेलिजेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह की कॉपरेशन हो रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई असर आएगा, बल्कि वो बढ़ता हुआ दिख रहा है जब से ये सरकार आई है, उसमें नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मॉरली अब फिर से दोबारा उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है, और अगर वो जाएंगे तो फिलिस्तीन जाएंगे, ये बात क्लियर कर दी। तो इसका एक एकेडमिक डिस्कशन के लिए एक बड़ी अच्छी बात हुई है, और वर्ल्ड लेवल पे ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ने ये कहा, और इसको देखिए इसके बाद गवर्नमेंट खामोश हो गई है, गवर्नमेंट कह नहीं रही है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जिस तरह से 1991 जो जैसा अर्शी साहब कह रहे थे, 1991 के बाद जिस तरह से कोवर्ट तरीके से एक पूरा ऑपरेशन चला करके इसराइल के साथ एग्रीमेंट्स, इसराइल के साथ जो अंडरस्टैंडिंग की गई है, उसमें कमी आती हुई नहीं दिखती मुझे, इसलिए कि आप कहीं ना कहीं मुझे उस जहनियत को सामने दिखती है कि वो मुल्क या वो चीजें जो कहीं ना कहीं यहाँ के एक माइनॉरिटी सेक्शन को बुरी लगती हैं, उसको एक ऐसी सोच है कि उसके साथ हाथ मिलाओ, उसके साथ आगे बढ़ो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो एपरेटस, जो टेक्नोलॉजी, जो इक्विपमेंट से मिल रही है वो कहीं और से नहीं ली जा सकती, लेकिन एक सोच है, और जिस सोच के जाहिर सी बात सरकार भी जो आई है उसमें भी कहीं ना कहीं इस सोच के लोग बहुत ज्यादा हैं, वो लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे कि इस सरकार के बीच में कुछ ऐसी चीजें कर लें इसराइल के साथ कि आने वाली दूसरी सरकारों के लिए उसको बदलना, रिवर्ट करना मुश्किल हो जाए। लेकिन प्रेसिडेंट का जो कदम है बहुत ही खुशाइन बात है, और इससे मुल्क का और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का स्टेटस कहीं ना कहीं बहुत इनहेंस हुआ। जी, यानी मुल्क का और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का कद काफी बढ़ा है इस इक़दाम से प्रणब मुखर्जी के, लेकिन कहीं ना कहीं से मोरल तरीके से, अगर मोरल सतह पर हम कहें, हुकूमत को जरूर झटका लगा है। लेकिन जैसा कि सैयद फैसल अली साहब ने कहा कि जो एग्रीमेंट्स हैं, जो रिश्ते हैं इसराइल और हिंदुस्तान के, उसमें कोई तब्दीली होती नजर नहीं आती है, क्योंकि गुफ्तगू हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त की तंगी है। डॉक्टर शिखान साहब फोन लाइन के जरिए अलीगढ़ से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सैयद फैसल अली साहब आपका स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।